तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं सभी का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल में पद आ चुके हैं 7500 पदों पर। आप लोगों को सरकारी रिजल्ट पर और आपको ईएसवी की जो वेबसाइट है अपनी, वहां पर आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिन का कोई भी घंटा बर्बाद करें। आप ईमानदारी से और बहुत एकदम पारदर्शिता के साथ तैयारी को चालू कर दें, क्योंकि ये आपके पास बहुत 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 ज्यादा सुनहरा मौका है। और हम और हमारी पूरी टीम, ठीक है, और हमारी कोचिंग की जो भी फैकल्टी है, और आप सभी के लिए बेटर से बेटर कंटेंट जो कि पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज पूरी चालू करने जा रहा हूं। बहुत कम समय में अपन 35 से 40 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आपको फालतू की चीजें ना पढ़ाकर पिन पॉइंट एकदम जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको सिर्फ वही वही बताया जाए। ठीक है। और थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करता हूं। ठीक है। और आप लोग जहां से इसको देख रहे हैं, अपनी मन में प्रतिज्ञा करिए कि इस बार कांस्टेबल पार, मुझे कांस्टेबल में इस बार एटलीस्ट पेपर तो निकालना ही निकालना है ना। और शानदार इस बार आप वर्दी पहनकर दिखाओ। एक सुनहरा मौका आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिला है, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना बने रहे। ठीक है। 7500 पदों पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। हो सकता है आगे बढ़े, फिलहाल में 7500 पदों पर आपके लिए वैकेंसीज हैं। तो पहले अपन थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा करते हैं, हल्की सी। देखो, 100 क्वेश्चंस का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे देखने को, है ना, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपको यहाँ आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह एक रेगुलर पैटर्न रहेगा। अगर इसकी बात की जाए तो लास्ट ईयर इनका कुछ पैटर्न अलग था, लेकिन इस साल जो इन्होंने बोला है वो कुछ इस तरीके से बताया है कि 40 + 30 + 30, यानी कि 40 नंबर में इन्होंने बताया है कि इसमें ये लोग जनरल नॉलेज पूछने वाले हैं अपन से। जनरल नॉलेज पूछने वाले हैं अपन से, साथ साथ में इसी से अपन को रीजनिंग भी इसमें देखने को मिलेगी आपको, है ना। रीजनिंग को अलग अलग नामों से उन्होंने लिख दिया है, बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, है ना, है अल्टीमेटली वो रीजनिंग ही। साथ साथ में 30 में भी आपको बताया गया है कि यहां भी आपको रीजनिंग देखने को मिलने वाली है। और बचे हुए 30 क्वेश्चंस में आपको अरिथमेटिक्स आपको देखने को मिलने वाला है, साथ साथ उसमें साइंस भी मिलने वाली है। तो अपन इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये वाला सेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 40 क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहे होंगे। ऐसा मेरा अनुभव है और मेरा मानना है, जहां तक मैंने एग्जाम्स का एनालिसिस किया है और देखा है, उसके बिहाफ पर आपको बता रहा हूं कि अगर पूरा 100 का मान लें तो यहां आपको 20 क्वेश्चंस आपको मैथ को देखने की मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस आपको जीके के, और 10 क्वेश्चंस आपको साइंस के। ये एक रफली आइडिया है, सिर्फ एक एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं, है ना। फिर भगवान जाने पेपर वाले इसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। ठीक है। पेपर वाले क्या डिजाइन करेंगे, अपन क्या ही कह दें इसके बारे में, लेकिन मैं एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसा पैटर्न रहने वाला है। लेकिन उन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है वो आपको ये बताया गया है। जनरल नॉलेज की बात करें अपन, तो बहुत सामान्य स्तर की चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, आप आईएएस बनने नहीं जा रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में सेव करके रखें, क्योंकि आपके पेपर में जो सिलेबस में मेंशन किया है वो सामान्य जागरूकता शब्द है, नहीं जनरल अवेयरनेस। तो जहां आपको बेसिक हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, साथ साथ में साइंस और जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट होता है ना, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, वो आपसे पूछने वाले हैं। तो अपन 30 क्वेश्चन अगर जीके के मान के चलें, तो बड़ी सिंपली आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप पिछले साल का पेपर ले आइए मार्केट से, वहां आप देखिए इसको, कम से कम 3 से 4, इवन मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। अपन बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ेंगे, पिन पॉइंट पढ़ेंगे, अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे थंबनेल पर भी लगा गया है, भारत का इतिहास, जो कि लेक्चर 1 आपको पढ़ाया जा रहा है। नए सिलेबस पर आधारित इसलिए लिख दिया है ताकि आपको जो भी एग्जाम का जो न्यू पैटर्न है उसको भी अपन ट्रैक कर पाए और उसी के बेस पर अपन इसको पढ़ा पाए। ठीक है। तो अपन इतिहास को चालू करते हैं।
ठीक है, हमारा मिशन है मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2025। साथ साथ में ये आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी ये आपको जो हाल ही में एएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें भी इक्वली आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भारत का इतिहास अपन प्रारंभ करते हैं। हिस्ट्री, भारत का इतिहास। अपना जो मोड रहेगा पढ़ने का वो बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों का बच्चा अपने साथ जुड़ा हुआ है, तो अपन दोनों तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। अपन बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास शब्द बड़े सिंपली तरीके से आपको याद रखना है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। मैंने क्या कहा, ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया वर्ड से ही एक वर्ड बना है हिस्ट्री। मैंने क्या कहा, इससे एक वर्ड बना है हिस्ट्री। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अपन इतिहास आपसे पूछा जाएगा किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका नाम है हिस्टोरिया, और हिस्टोरिया शब्द से ही बना है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के आपसे फादर पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के आपको फादर याद रखने हैं। इसके फादर हैं आपको याद रखने हैं हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। ये भी ग्रीक देश के रहने वाले हैं, और इन भाई साहब की एक बुक है बहुत शानदार सी, और इस बुक का क्या नाम है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है इसका, हिस्टोरिका, या इसी किताब को कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको हिस्टोरीज। क्या लिखा मिलेगा आपको, हिस्टोरीज। और बेटा आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट। हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेंगे, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। ठीक है, अतीत का अध्ययन इसका मतलब होता है। और फादर मतलब आपको पता है जनक, है ना, और बुक मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बेसिक के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अपन इसको एक खिचड़ी बनाकर नहीं पढ़ सकते हैं। अपन इसको, इसका जितना अच्छा क्लासिफिकेशन कर लेंगे ना, तो उतना ही अच्छा अपन इसको पढ़ पाएंगे। तो अपन देखते हैं इतिहास को अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, देखते हैं अपन। इतिहास की बात की जाए तो इतिहास को अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 3। पहला पार्ट कहलाता है इसका प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कहा मैंने, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। दूसरा हिस्सा मैंने इसका कर दिया मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा हिस्सा मैंने कर दिया इसका, आप याद रखेंगे, तीसरा मैंने कर दिया आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि इसको बोलते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, और इसको बोलते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको क्लासिफाई कर दिया। क्यों किया, ताकि इजी हो जाए स्टडी करने में, है ना, नहीं तो सब्जेक्ट बहुत जटिल हो जाएगा। अपन ने इसको क्लासिफाई कर दिया और 3 हिस्से में किया। अब हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपके पेपर में क्या आती है वो ध्यान से सुनेंगे। देखो, पढ़ने का आपको तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको जितने भी राजवंश है अपने भारत के इतिहास में छोटे छोटे, उनके आपको संस्थापक याद रखने हैं, है ना। अभी मैं इस पर चर्चा करता हूं, पहले इसको देखें। एंशिएंट इंडिया अपन कहां से पढ़ते हैं, ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर एक सभ्यता का विकास है, पृथ्वी पर एक जीवन का विकास हुआ, और उसके बाद से जो भी काल रहा वो अज्ञात काल है। इसका हमें कोई आइडिया नहीं है वो कौन सा काल है। अज्ञात काल से लेके 712 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। क्योंकि अननोन पीरियड से लेकर 712 तक की जो हिस्ट्री है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऐसा क्यों, क्योंकि 712 में अटैक करेगा इंडिया के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम। या लिखे देता हूं, अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और यहां अपन पढ़ेंगे 712 एडी से लेकर 1707 तक का इतिहास। अब आप कहेंगे सर एडी क्या है, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, कितनी ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक।
का इतिहास। 1707 में ऐसा क्या होगा? औरंगजेब की मृत्यु। किसकी मृत्यु होगी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, ठीक। और लास्ट वाला अपन पढ़ेंगे 1707 से लेकर 1947 तक का इतिहास। 1947 में क्या होगा? देश आजाद। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इतिहास को डिवाइड कर लिया। तो इसको अपन बहुत आराम आराम से खत्म करते चलेंगे। ठीक है, अब अपने इतिहास में, अपने सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूं। देखो, आज की क्लास में आपको सिर्फ एक बहुत बेसिक इंट्रो देने वाला हूं। ठीक है, तो आप सुनेंगे ध्यान से। आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। देखो, जितने भी राजवंश हैं उनके आपको संस्थापक पढ़ने हैं। संस्थापक यानी कि उसके फाउंडर आपको पढ़ने हैं। मैं आपको यहां बहुत ज्यादा कहानियां बताने नहीं आया हूं। ठीक है, आपको जब हमारे इतिहास में जो कहानियां जाननी है, फाउंडेशन बैचेस में आ सकते हैं, है ना। जो रेगुलर बैचेस चलते हैं हमारी कोचिंग पर, उसमें आप एनरोल करें आके। आपको इतिहास में जी भर के कहानियां 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 बताई जाएंगी। मैंने क्या कहा, ये आपके लिए एक नौकरी का समय है, बहुत कम समय है। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो आपके एमपी कांस्टेबल में पूछा जाएगा। इससे ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, और इससे नीचे जाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं कहानियां आपको बताऊंगा। मैं आपको बताने लग जाऊं कि तराइन का युद्ध ये हुआ, ऐसा हुआ, इनके बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को उठा लिया, फिर जयचंद को गुस्सा आया। इन सब कहानियों से आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग तो बनेगा, लेकिन समय लग जाएगा। अभी आपके पास 40 डेज का समय है, तो आप बिल्कुल आप दिमाग की कसरत करना चालू कर दें और चीजों का बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से उनको याद करें आप बैठ के, है ना। नौकरी ले लें, कहानियां याद रखने के लिए जिंदगी है अभी। ठीक, तो हम राजवंश पढ़ेंगे, और राजवंश के क्या पढ़ेंगे अपन? उसके फाउंडर पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? उसके फाउंडर, प्लस उसका अपन लास्ट रूलर पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? लास्ट रूलर। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की आपसे, जैसे मैंने कहा मौर्य वंश, तो मैंने कहा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे मैंने कहा आपसे गुलाम वंश, तो आपको पता रखना है गुलाम वंश का फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके आपको लास्ट रूलर भी याद रखने हैं, जैसे गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स, है ना। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक, तो मैं आपको कई वंश पढ़ाऊंगा, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, है ना। इसके अलावा चोला डायनेस्टी, इसके अलावा चेरा डायनेस्टी, पांडव डायनेस्टी, पल्लव, राष्ट्रकूट, पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी, है ना, वाकाटक डायनेस्टी, और बहुत सारी डायनेस्टी आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी, है ना। उसके अलावा हर्यक डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या पढ़ने हैं इतिहास में? अपन को बैटल पढ़ने हैं, युद्ध, जो भी युद्ध हुए हैं खास खास। जैसे मैं आपसे पूछूं चौसा का युद्ध कब हुआ? जैसे मैंने आपसे कहा चौसा, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आपको चौसा का युद्ध याद रखना है 1539। ठीक है, ये मैं आपको एक बता रहा हूं अभी समझाने के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा हल्दी घाटी का युद्ध, किसका युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है 1576। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा कि पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड युद्ध, तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। जैसे मैंने आपसे कहा प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध 1757। ऐसे युद्ध से आपसे प्रश्न बनेंगे आपसे। ठीक, फिर युद्ध किस किस के बीच में हुआ वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक, तो आपको बैटल्स पढ़ने हैं बहुत सारे, आपको राजवंश पढ़ने हैं आप। ठीक, फिर उन राजाओं के आपको राजाओं के कार्य पढ़ने हैं कि राजाओं ने क्या क्या कार्य किए हैं। राजाओं के कार्य, कार्य, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? उनकी धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक, है ना।
उनका आपको और भी कई टाइप के आपको स्टेटस पढ़ने हैं उनके राजाओं के, ठीक है। और अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसमें अपन पढ़ने वाले हैं युद्ध अपन ने पढ़ लिए, राजवंश अपन ने पढ़ लिए, राजाओं के कार्य अपन ने पढ़ लिए, फिर अपन क्या पढ़ेंगे पता है, अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे अपन, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन अपन पढ़ेंगे, जैसे कि अपन पढ़ेंगे जैसे खेड़ा सत्याग्रह, जैसे अपन पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, जैसे अपन पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। दांडी यात्रा अपन पढ़ेंगे, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, अपन वो सारे पढ़ने वाले हैं इसमें। अपन कांग्रेस के सेशन पढ़ेंगे, अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, शुरुआत तो मैं करूंगा हड़प्पा सभ्यता से करूंगा, हड़प्पा पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो भी उसमें जो भी आपको टारगेट रहेगा वो वही रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, जो पढ़ाया जाएगा पेपर में आपको एज इट इज रखा मिलेगा, उसमें से प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। इतना आप मेरे कहने से करेंगे, आप डेफिनेटली आपको जीके में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी, जो भी फेमस पर्सनैलिटीज होंगी, अपन जो भी इतिहास के जो भी क्रांतिकारी रहे हैं उन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं, ठीक है। वो भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। कोई मंदिर वगैरह खास खास जो बनवाए हैं, टेम्पल्स भी अपन देखेंगे, ठीक है। या अदर जो भी चीजें होंगी वो भी अपन देखेंगे इसमें। इतिहास में अपना सीधा टारगेट मध्य प्रदेश कांस्टेबल, ठीक है। कोई फालतू की नौटंकी नहीं, कुछ फालतू कचड़ा नहीं पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। पेपर का मैंने एनालिसिस कर लिया है, बस आपको तो रट्टा लगाना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने हैं, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो अपन कुछ ट्रेलर के तौर पे आपको जैसे बताते हैं, जैसे पेपर में क्वेश्चन मैंने देखा था आपसे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को, जैसे कुछ क्वेश्चंस आए थे पेपर में। अभी आज आपकी क्लास में सिर्फ आपको इंट्रो दिया जा रहा है, कल से आपका सिलेबस दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, ऐसे स्पीड में आप हवा से बातें करोगे, बस तुमको उसको डाइजेस्ट करना है, पचाना है ना। जो गत वर्ष में जो कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए वो आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन आया था भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने क्या कहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, कब चलाया गया। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको मिले थे देखने को, 1932, 1942, 1945, 1857। ये क्वेश्चंस एमपी पुलिस के हैं इतिहास के। और देखो दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आया था आपसे 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, जनरल कौन था। ये पेपर के प्रश्न है, मजाक है, ऐसे उड़ा के आओगे पेपर में आप खतरनाक तरीके से। बस आपको सारे सब्जेक्ट्स का तालमेल मिला के चलना है ना। एक गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, कार में किसी भी टायर में अगर हवा कम होती ना तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। तो आपकी तैयारी कार की तरह होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स वो टायर हैं जिनमें सारी चीजें आपको हवा प्रेशर उनका सब कुछ बैलेंस करके चलना है ना। जीके मैथ रीजनिंग साइंस सबको आपको इक्वल इंपोर्टेंस देना है और तरीके से करना। थोड़ा स्ट्रेटेजी भी यूज करनी है, जैसे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, बहुत जो पढ़ते हैं अपन उसमें से फंस जाते हैं, मिलते हैं पूरे। थोड़ा जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो मैथ रीजनिंग पर तो ऐसी प्रैक्टिस करो कि आपका क्वेश्चंस बाहर जाए ही ना, जो पढ़ो वो रखा मिले और जो रखा मिले वो सॉल्व हो जाए वहां पर, है ना। ये अप्रोच आपको यूज करनी है। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, पहला था इसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें था लॉर्ड वेलेजली, तीसरा ऑप्शन था इसमें लॉर्ड कैनिंग,
और चौथा ऑप्शन था इसमें लॉर्ड डफरिन। ये ऑप्शन। एक क्वेश्चन और मैं आपको याद जो मुझे अभी प्रेजेंट में आ रहे हैं वो बता रहा हूं आपको। एक प्रश्न और देखा था मैंने, आया था हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? ये प्रश्न है आपके एग्जाम के। ऑप्शन देखो इसके, कालीबंगा, बनावली, लोथल, मोहनजोदाड़ो। ये आपके एग्जाम के प्रश्न है, देख रहे हैं आप, इनका पैटर्न ट्रैक करने की कोशिश करो, क्वेश्चन बनता कैसे, बन कैसे रहा है। फालतू का कचड़ा नहीं पढ़ना है, किताबें इतनी मोटी मोटी हैं इतिहास की, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे, एक प्रश्न नहीं मिलेगा पेपर में। आप सटीक अप्रोच यूज करना है, स्ट्रेटेजी इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। स्ट्रेटेजी का बहुत 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 बड़ा रोल होता है। बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, काम का पढ़ने से सिलेक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है ना। पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन फालतू का नहीं पढ़ना होता है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बच्चा बच्चा जानता है इसको। क्विट इंडिया मूवमेंट, इंग्लिश वाला बच्चा लिख लेगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, फेमस आंदोलन है 1942। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल वन एंड ओनली लॉर्ड कैनिंग, ये तो था, इसने तो कमान संभाली थी 1857 रिवोल्ट में, जिसका सिंबल बनाया गया था कमल और रोटी। क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से बंदरगाह यानी पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं? तो कहां से मिले? लोथल से। कहां से मिले हैं? लोथल से। तो बड़े आसान आसान से प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा जटिल प्रश्न नहीं आते, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्नों का लेवल देखो। जैसे और प्रश्न आपसे पूछूं मैं, और प्रश्न आपको बताना चाहूं, देखो जाओ, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन देखो आप, कितने सिंपल क्वेश्चन आते थे आपके पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि वर्धन वंश भारत के इतिहास का एक ऐसा वंश है, क्वेश्चन बहुत लेंदी था ये, एक ऐसा वंश है जो निम्न में से माना जाता है। क्या क्या ऑप्शन थे इसमें? ए इसमें लिखकर आया था, पहला इस्लामिक वंश, क्या ये इस्लाम वंश था? वर्धन वंश। दूसरा लिखा हुआ था इसमें अंतिम हिंदू वंश। तीसरा लिखा था इसमें प्राचीन भारत का पहला वंश। और चौथा आपके लिए ऑप्शन था इसमें, एक सेकेंड, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू वंश। ऑप्शन क्या? इस्लामिक वंश तो नहीं है, हटा। अंतिम हिंदू वंश हो सकता है, लेकिन किस पर्पज में? तो हमें बेटर ऑप्शन मिला उत्तर भारत का अंतिम हिंदू वंश। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा विवेक पर आधारित भी देखने को मिल जाते हैं ऐसे। अब पेपर में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखो, अप्रोच पेपर को सॉल्व करने की। देखो, क्वेश्चंस हमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है,
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक। दूसरा, क्वेश्चंस का यदि आंसर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट करेंगे। एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मेथड का यूज करेंगे अपन, का यूज करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करती है वो देखते हैं। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न बोला, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा आपसे, एक बहुत शानदार सा आपको समझना है। जैसे मैंने कहा पानी, चलो एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध किसने किया? किसने किया? और एक मैंने प्रश्न लिखा आपके सामने, मैंने कहा आपसे, आपसे सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे बोला कि, आपसे प्रश्न बोला इस तरीके से मैंने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? यहां मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, सिंपल सिंपल से। ए पर दे दिया मैंने आपको बलबन, बी पर दे दिया मैंने आपको अशोक, सी पर दे दिया मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य, या केवल चंद्रगुप्त ले ले रहे, और डी पर मैंने आपको दे दिया बृहद्रथ। ये आपको ऑप्शन दे दिए। यहां मैंने आपको ऑप्शन दे दिए 1914, बी ऑप्शन दे दिया 1857, सी ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 1818, और एक ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 1939, और यहां जो ऑप्शन हटा के मैंने कर दिया 1905। अब आप कैसे क्वेश्चन को टेकल करेंगे? आप देखो, कलिंग का युद्ध बच्चा बच्चा को रटा है भाई, अशोक ने किया था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये डायरेक्ट आंसर हो गया, आपको पता है, आपने डायरेक्ट लगा दिया। अब आपको जहां नहीं पता तो वहां आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कैसे? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन अगर आपको गलती से यह भी पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट, तो जैसे मान लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 में हुआ था, ये आपको अगर याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा वो उसके बाद होगा। अब इसके बाद कौन से ऑप्शन है? देखो, 1905 पहले का है, 1857 पहले का है, 1818 पहले का है, तो ऑब्वियस सी बात है 1939 सेकंड हो जाएगा। यहां से आपने कैसे पता कर लिया? इसको कहते हैं, इस मेथड को पता क्या बोलते हैं? ये मेमोरी बेस्ड है आपकी, यानी कि ये आपने इसको तुक्का भी कह देते हैं कभी कभी। तुक्का होता नहीं है, तुक्का बस वो कुछ पैमाने, कुछ मेजरमेंट होते हैं, उसके आधार पर लगाया जाता है। तो आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, तो ऐसे पता चल गया। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे कहता है, देखना, हमें पता है कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगर बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चालू होता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो दो दो घटना एक साथ घट रही होती, तो अक्सर हमने इसके बारे में सुना होता। हमने ज्यादातर 1905 में बंगाल पार्टीशन सुना है, 1857 में 1857 रिवोल्ट सुना है, बचे ये दो सन, इसमें कुछ सुना नहीं है, बचे एलिमिनेट कर दिए हमने दो ऑप्शन। इसको कर दिया मैंने बंगाल पार्टीशन से, इसको कर दिया मैंने 1857 रिवोल्ट से। यहां खेल जाओ 50-50 में, राम का नाम लेके लगा दो, नहीं पता है तो राम का नाम पेपर में कम लेना है, पहले ज्यादा लेना है, और राम के नाम से तात्पर्य है भजन, और आपका भजन सिर्फ आपकी पढ़ाई है, ठीक है, आपको पढ़ाई करना है, वही आपका भजन, ठीक। एक लाइन बोली जाती है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो यहां आप इसको एलिमिनेशन मेथड लगा के 1939 पे टिक कर देंगे, ठीक है। इसी के पैरेलल आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, साथ साथ में आपको इसके अलावा आपको जो भी जीके के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सब आपको कवर कराऊंगा मैं इतने शानदार तरीके से कि वन टाइम आप पढ़ेंगे, बस ईश्वर ने चाहा और आपकी मेहनत अच्छी रही तो आप सिलेक्शन लेकर ही निकलेंगे आप, ठीक है। और थर्ड अप्रोच आपकी क्या रहने वाली है पेपर में सॉल्व करने के लिए? आपको सबसे खास चीज
आपकी अप्रोच, जी मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तीसरी आपकी अप्रोच रहनी है टाइम मैनेजमेंट, टाइम का अच्छा मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक एक सवाल पे लगे पड़े हैं आप, 1 घंटा निकल गया मैथ के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या मतलब है आपकी पढ़ाई का। फिर टाइम को मैनेज करना है, किस क्वेश्चन पर कितना समय देना है आपको फिक्स करना है। कई बच्चे मैथ रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में उलझे पड़े रह जाते हैं, पूरी जीके छूट जाती है, या मैथ रीजनिंग में इतने उलझे हैं कि उसको भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एक लास्ट उपाय है सबसे खतरनाक आपके लिए, वो है एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट या कोई बुक से लगा सकते हैं, या कोई ऐप फॉलो करते हैं तो वहां से लगा सकते हैं। आज के डेट में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, बस आपको थोड़ा सा तलाशना है। ठीक, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, और कल से आपको इतिहास ऐसे दौड़ाऊंगा मैं, बस आपको लिखना है, रटना है, याद करना है। पेपर में आपको वर्दी चाहिए है, सिलेक्शन लेना है, तो नहीं है तो आप बिल्कुल देखना बंद कर दो। आप मूवी देखो, आप वेब सीरीज देखो, टाइम पास करो, इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करो, यहां मत आना। सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल जो बता रहा हूं वो करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल। सब्जेक्ट को शुरुआत करेंगे अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सभ्यता से। एग्जाम रेलिवेंट पढ़ते चलेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मगध एम्पायर, पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, पढ़ेंगे जैन धर्म, पढ़ेंगे मगध पढ़ेंगे अपन, है ना। अपन छोटी छोटी डायनेस्टी भी पढ़ेंगे, हर्यक शिशुनाग वगैरह। ठीक, गुप्ता डायनेस्टी भी पढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका, कुछ भी नहीं। फिर अपन मेडाइवल इंडिया की ओर बढ़ चलेंगे, पूरा अपन दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य खत्म करके सीधा अपन मॉडर्न इंडिया पे, जहां आपको मराठाओं के बारे में, बंगाल के बारे में, अयोध्या के बारे में बेसिक बेसिक आपको जानकारी देकर सीधा आपको डिटेल से 1857 की क्रांति, इसके अलावा आपको कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के जो भी खास खास सेशन रहे हैं, है ना। जैसे कांग्रेस का जो पहला सेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो कि बंबई में एक मैदान है, ग्वालियर टैंक, वहां पर, है ना। आपको खास खास सेशन बताए जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको गांधी जी को बारे में जो भी जानकारी है, जिसको गांधी युग कहते हैं, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, है ना, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी, इनसे संबंधित जो भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं सब बताई जाएंगी। ठीक है, फिर आपको क्रांतिकारियों का एक उग्रवादी जो पूरा ग्रुप रहेगा, जैसे HSRA है ना, नौजवान सभा है, ठीक है, और भी कई सारी कंटेम्प्रेरी छोटी छोटी पार्टीज और सभाएं रही हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और देश आजाद होने के लिए माउंट बैटन प्लान कैसे आया था, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, पूरा अपन इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। जय हिंद, जय भारत।